हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इम्पेटस लर्निंग, योर वन ऑन वन लर्निंग डेस्टिनेशन। जैसा कि आपको पता है कि हमने रैपिड रिवीजन सीरीज फिजिक्स के लिए स्टार्ट कर रखी है नीट यूजी 2025 के लिए। हमारा ऑलरेडी यूनिट एंड डायमेंशन कंप्लीट हो गया, तो नाउ वी आर मूविंग टू आवर सेकेंड चैप्टर, दैट इज लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, राइट। तो हमने इस सेक्शन को 5 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो टुडे दैट वी आर गोइंग टू डू इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड लॉ के बारे में पढ़ेंगे और मोमेंटम और इम्पल्स के बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ये जो है टॉपिक्स, फ्री बॉडी डायग्राम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फ्रिक्शनल और सर्कुलर मोशन, ये दीज टॉपिक्स विल डू इन द अपकमिंग वीडियोस, राइट। चलो नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ? सबको पता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दैट इज कॉल्ड व्हाट? न्यूटन्स लॉ ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? कोई भी पुश एंड पुल को हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब इफेक्ट्स क्या है फोर्स के? अगर मैं इफेक्ट्स की बात करूं, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है सपोज, तो मैं फोर्स लगा के उसको मोशन में ला सकती हूँ, है ना। जैसे कि कोई बॉल है, उसको मैंने किक कर दिया, तो मैंने जब किक कर दिया, पहले वो रेस्ट में थी, अब वो मोशन में आ गई। मैं किसी भी मोशन में कोई ऑब्जेक्ट है तो उसको भी रेस्ट में ला सकती हूँ। जैसे कि बॉल आ रही थी, मैंने उसको कैच कर लिया, है ना। मैं डायरेक्शन भी चेंज कर सकती हूँ, जैसे फुटबॉलर्स करते हैं। बाय एक्सर्टिंग फोर्स दे चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फुटबॉल, राइट। और मैं क्या कर सकती हूँ? किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप या साइज भी फोर्स लगा के चेंज कर सकती हूँ। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, राइट। नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ फोर्स? जो हमारी एसआई यूनिट है दैट इज न्यूटन, सीजीएस यूनिट है डाइन, और भी यूनिट्स होती है जैसे केजी वेट होती है, केजी फोर्स बोलते हैं। एक ग्राम वेट और ग्राम फोर्स भी एक यूनिट है फोर्स की। अब इसमें रिलेशन क्या है सारी यूनिट्स में? 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन, 1 ग्राम वेट इज इक्वल टू 980 डाइन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, राइट। Now let's move forward. What is inertia? Inertia is a property of body due to which it opposes any change in its state. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना पसंद करेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना पसंद करेगी, वो अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहेगी। ऑल्सो इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। द हेवियर द मास द मोर विल बी द इनर्शिया, डायरेक्ट रिलेशन होता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इट इज़ द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट बाय इटसेल्फ। अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वह अपने आप अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकती। जैसे कि एग्जांपल है, व्हेन वी शेक अ ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री। अच्छा, मैंने अगर किसी मैंगो ट्री की ब्रांच को शेक कर दिया, हिला दिया, तो व्हाट विल हैपन कि जो मैंगो है वो नीचे आ गया। क्यों? क्योंकि ब्रांच तो मोशन में आ गई, क्योंकि मैंने उसको एक्सटर्नल फोर्स लेके ब्रांच को आई शेक इट। तो पर जो मैंगोज है वो क्या है? वो अभी भी स्टेशनरी है, तो जिसकी वजह से अपनी जो उनकी टहनी होती है दे डिटैच इटसेल्फ, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही जब बस और ट्रेन एकदम से स्टार्ट हो जाती है, सडनली स्टार्ट हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? वी फॉल बैकवर्ड। बाय, क्योंकि जब एकदम से स्टार्ट हो गई तो मेरी जो लोअर बॉडी है वो तो आ गई मोशन में, पर मेरी जो अपर बॉडी है वो अभी भी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है, जिसकी वजह से वी फॉल बैकवर्ड। ऐसे इनर्शिया ऑफ मोशन, व्हाट इज इनर्शिया ऑफ मोशन? इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन बाय इटसेल्फ। एग्जाम्पल देखते हैं कि जैसे अगर बस और ट्रेन सडनली स्टॉप हो जाए तो हम आगे की तरफ गिरते हैं। हम आगे की तरफ क्यों गिरते हैं भाई? क्योंकि जब एकदम से बस स्टॉप पे आ गई, मेरी लोअर बॉडी जो वो कॉन्टैक्ट में है वो क्या आ गई? रेस्ट पे आ गई, पर मेरी अपर बॉडी अभी भी मोशन में ही है, जिसकी वजह से वी लीन फॉरवर्ड। ऐसे ही व्हेन अ पर्सन हु जम्प्स आउट ऑफ अ मूविंग ट्रेन मे फॉल इन द फॉरवर्ड, आगे की तरफ गिर सकते हैं। क्यों गिर सकते हैं? क्योंकि जब वो जंप कर रहा है तो वो मोशन में है, तो वो आगे की तरफ गिर जाएगा, राइट। मोशन में गिरेगा, आगे की तरफ गिरेगा। जैसे कि आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी इधर उधर कि जब भी, वैसे तो कूदना नहीं चाहिए कभी भी, गलत बात है, बट जैसे अगर ट्रेन थोड़ा धीमे हो जाती है तो लोग कूद जाते हैं, तो दे स्टार्ट रनिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, है ना। देखा है ना, लॉज ऑफ फिजिक्स है भाई, ये पता होना चाहिए। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, टू इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बाय इटसेल्फ। अपने आप डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। जैसे कि अगर कोई रनिंग कार है, वो एकदम से शार्प टर्न ले ले, तो वो जो पर्सन है जो अंदर बैठा है वो भी एक रेडियली आउटवर्ड, बाहर की तरफ का एक फोर्स फील करता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट इज न्यूटन सेकेंड लॉ? सब बोलते हैं
F इज इक्वल टू एम ए इज अ सेकेंड लॉ। नहीं भाई, ये नहीं है, ये कंक्लूजन है सेकेंड लॉ का। सेकेंड लॉ है क्या? सेकेंड लॉ है दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन मोमेंटम। व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, ये है, दिस इज सेकेंड लॉ, राइट। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करती हूँ तो यूवी का फॉर्मूला पता है ना, यूवी का फॉर्मूला मैथ्स में पढ़ा होगा। तो एक बार m बाहर आ जाएगा, dv बाई dt का डेरिवेशन होगा, एक v आएगा, फिर dm बाई dt। अब अगर मास कांस्टेंट है तो डेरिवेशन ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो गया भाई। तो मेरे पास क्या आ गया? f इज इक्वल टू, ये पूरा जीरो हो गया, तो f इज इक्वल टू m dv बाई dt। व्हाट इज dv बाई dt? dv बाई dt इज एक्सेलरेशन, तो यहाँ से मेरे पास कंक्लूजन आ गया f इज इक्वल टू ma। पर अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, सपोज मेरी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में क्या होगा? तो हाँ, अगर मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली dv बाई dt जीरो हो गया, तो मेरे पास क्या आएगा? v dm बाई dt। मास वेरी कर रहा है भाई, ये तो थोड़ा अलग पढ़ लिया कि मास कैसे वेरी कर सकता है। जैसे कन्वेयर बेल्ट होती है, वहाँ पे बैग्स रखे होते हैं, कभी हम बैग्स रख देते हैं, कभी हम बैग्स उठा लेते हैं, तो मास कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। ऐसे ही रॉकेट प्रोपल्शन, जैसे रॉकेट उड़ रहा है तो कंबशन हो रही है उसके अंदर फ्यूल की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? उसका मास भी चेंज हो रहा है, राइट। इसकी वजह से ये दोनों क्या है? वेरिएबल मास की एग्जाम्पल्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? जब एक बहुत ज़्यादा फोर्स एक शॉर्ट इंटरवल के लिए एक्ट करता है, तो फोर्स और उस शॉर्ट इंटरवल का प्रोडक्ट को हम क्या कहते हैं? इम्पल्स कहते हैं, राइट। नाउ जैसे कि डी आई इज इक्वल टू एफ डॉट डी टी। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज डी पी बाई डी टी, अभी हमने पढ़ा सेकेंड लॉ में। तो ये डी टी से डी के कैंसिल, तो मतलब जो इम्पल्स होती है दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। भाई ये याद रखना है, ठीक है। अब व्हाट आर द यूनिट्स? इसकी न्यूटन, इसकी सेकेंड हो गई, और एक और यूनिट है केजी मीटर पर सेकेंड, भी एक और यूनिट है मेरी इम्पल्स की, राइट। व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ इम्पल्स? इम्पल्स क्या है? फोर्स इनटू टाइम। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। फोर्स की यूनिट अभी हमने पता ही है, अभी हमने देखी है। व्हाट इज फोर्स? m1 l1 t माइनस टू एंड t1। तो मैं लिख देती हूँ एक बार और, m1 l1 t माइनस टू, और टाइम की कितनी होती है? t। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो क्या आएगा? m l1 m1 l1 और t मेरा आ जाएगा -1। दिस इज माई डायमेंशन ऑफ इम्पल्स। नाउ इफ द फोर्स इज वर्किंग फ्रॉम टाइम t1 टू t2, अगर t1 से t2 तक फोर्स लग रहा है, तो देन व्हाट विल बी दिस इक्वेशन बिकम? तो ऑब्वियसली मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगी t1 से t2 के बीच में, ये dp रहेगा p1 से p2 के बीच में, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स हमेशा चेंज इन मोमेंटम के इक्वल ही आएगी, ओके। चलो नाउ मूविंग फॉरवर्ड। ऑल्सो इम्पल्स, अगर कोई कांस्टेंट या एवरेज फोर्स लग रहा है सपोज, ठीक है, तो कांस्टेंट या एवरेज फोर्स लग रहा है, तो एवरेज लिख दिया यहाँ पे dt लिख दिया, ये सेम रहेगा फ्रॉम p1 टू p2। ऑब्वियसली हम इंटीग्रेट t को करेंगे t1 से t2 के इंटरवल के टाइम के बीच में, तो हमारे पास ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? इम्पल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय शॉर्ट टाइम इंटरवल, दैट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। हमेशा इम्पल्स विल बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, राइट। चलो कुछ और हम एक दो चीज़ें पढ़ लेते हैं, कि जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि फोर्स क्या होता है? dp बाई dt के इक्वल, है ना। मोमेंटम, नाउ व्हाट इज चेंज इन मोमेंटम? चेंज इन मोमेंटम को हम इम्पल्स बोलते हैं, अभी हमने पढ़ा चेंज इन मोमेंटम इज इम्पल्स, इम्पल्स अपॉन टाइम, है ना। एक और बात, चेंज इन मोमेंटम हम और क्या बोलते हैं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वो भी तो चेंज है, तो मतलब mv माइनस mu बाई t, ये भी सेम हुआ। ऑल्सो फोर्स इज इक्वल टू ma, तो ये सारे क्या हैं? रिलेशंस हैं। चलो अब हम थोड़े ग्राफ्स के बारे में पढ़ते हैं कि p और t का स्लोप क्या देगा। स्लोप क्या होता है? dp बाई dt। dp बाई dt क्या होता है भाई? फोर्स होता है ना। तो p और dp, p मोमेंटम और टाइम का ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा? फोर्स देगा। ऐसे ही फोर्स और t का ग्राफ है, फोर्स इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? इम्पल्स होता है ना। तो इधर से मुझे क्या मिलेगा? फोर्स और टाइम के ग्राफ के एरिया से, मतलब एरिया अंडर द ग्राफ से मुझे क्या मिलेगा? इम्पल्स मिलेगा। ये याद रखना है कि ऊपर वाला पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव। तो मान लो सपोज ऊपर वाले का एरिया मेरा निकला 4, नीचे वाले का एरिया निकला मेरा 2, तो फाइनल में मुझे ऐड नहीं करना, 4 + 2 नहीं हो जाएगा, ये बनेगा मेरा 4 - 2 दैट इज इक्वल टू 2, राइट। न्यूटन सेकेंड इम्पल्स निकलेगी मेरी। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। व्हाट इज न्यूटन थर्ड लॉ?
भाई पढ़ते आ रहे हैं न्यूटन थर्ड लॉ तो इतने टाइम से, ये तो सबसे इजी था, मतलब ये तो हर एक बच्चे को याद है न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है। मैंने तेरे चाटा मारा तो तू भी तो मुझे चाटा ही मारेगा। क्या? एवरी एक्शन इज हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। फोर्स क्या हो रहा है? इक्वल एंड ऑपोजिट दोनों डायरेक्शन में, अलग सेम लग रहे हैं पर ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। मैथमेटिकली क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, नेगेटिव साइन मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन सेम है बट डायरेक्शन ऑपोजिट है। एग्जाम्पल क्या है? स्विमिंग बिकम पॉसिबल बिकॉज ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन। कैसे भाई? मैंने स्विम किया, पानी को पीछे धक्का मारा, पानी ने मुझे आगे धक्का मारा, राइट? दिस इज हाउ स्विमिंग बिकम्स पॉसिबल। ऐसे ही जंपिंग ऑफ मैन फ्रॉम बोट ऑन टू द बैंक ऑफ रिवर। जैसे कि मान लो कि ये मेरी बोट है, ठीक है, गंदी सी बोट है, चलो ये मेरा किनारी है, तो मैं यहाँ पे खड़ी हूँ सपोज। तो मैंने जब मैं जंप करने लगी तो मैंने इसे पीछे की तरफ धक्का मारा और इसने मुझे आगे की तरफ धक्का मारा, जिसकी वजह से मैं वहाँ पे क्रॉस कर लिया। तुम देखते होगे कि जो मेरी बोट है वो पीछे चली जाती है जब भी हम आगे जाते हैं। तो क्या हो रहा है? मैंने धक्का उसको, बोट को पीछे मारा, बोट ने धक्का मुझे आगे मारा। दैट इज व्हाट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। लेट्स टॉक अबाउट रॉकेट प्रपल्शन। अब रॉकेट कैसे ऊपर जा रहा है, कैसे वो ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट? तो पहले तो ये बताना चाहिए कि न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है। कैसे? जो भी ये गैसेज है, इसमें एग्जॉस्ट गैसेज हैं, वो क्या कर रही हैं? जो मेरा फ्यूल है वो बर्न हो रहा है, तो एग्जॉस्ट गैसेज नीचे की तरफ निकल रही है, तो नीचे की तरफ धक्का मार रही है, जिसकी वजह से इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स क्या लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन माई रॉकेट। मेरे को पता है नीचे एक तो वेट लग रहा है भाई, mg वेट लग रहा है नीचे, ठीक है। थर्स्ट मेरी ऊपर लग रही है, थर्स्ट ऊपर ही लगेगी, और जिसकी वजह से मेरा मोशन क्या हो रहा है? ऊपर की डायरेक्शन में हो रहा है। एम ए ऊपर हो रहा है ना, फोर्स ऊपर लग रहा है, नेट फोर्स। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? v dm बाई डी टी, वेरिएबल फोर्स है क्योंकि, है ना, तो v dm बाई डी टी माइनस एम जी, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में, दैट विल बी इक्वल टू एम ए। ये मेरा क्या हो गया? फोर्स, नेट अपवर्ड फोर्स। नेट अपवर्ड फोर्स तो एम ए ही होगा, है ना। बट इफ माई रॉकेट इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, अगर वो कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या होगा? ये अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन जीरो हो गई, तो ये क्या बन जाएगा? v dm बाई डी टी इज इक्वल टू एम जी। ये मेरी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। इनको मार्क कर लो, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट द न्यूटन थर्ड लॉ, ठीक है। We cannot produce a single isolated force in nature. Forces are always produced in action reaction pair. हमेशा कोई भी फोर्स होंगे वो हमेशा एक्शन और रिएक्शन फोर्स पे ही बेस्ड होंगे। जैसे कि सपोज मेरे को आ रहा है बहुत ज़्यादा गुस्सा, मैंने दीवार पे देके मारा मुक्का, तो दीवार मेरे को लगती है ना, मेरा हाथ दर्द करता है। क्यों करता है? क्योंकि जिस फोर्स से मैंने उसको मारा, सेम एंड इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स से मुझे भी दीवार ने धक्का मारा। तो हमेशा क्या होगा? एक अकेला फोर्स, सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नहीं होता नेचर में, हमेशा एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन, सो वी कैन नॉट से दैट एक्शन इज द कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट। एनी फोर्स कैन बी एक्शन एंड द अदर कैन बी द रिएक्शन। एक कोई भी फोर्स हो रहा है एक्शन रिएक्शन का, ठीक है, तो उसमें क्या कोई टाइम गैप नहीं होता। जैसे कि अभी मैं तुम्हें बताया मुक्का मारा, ऐसा तो नहीं है 10 दिन बाद दर्द होएगा, उसी टाइम दर्द होएगा, तो कोई टाइम गैप नहीं है, ठीक है। तो साथ ही साथ एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं। इज एप्लीकेबल ऑन बोथ द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन मोशन। जैसे कि अभी मैं चेयर पे बैठी हूँ, तो चेयर पे मैं बैठ गई, रेस्ट पे हूँ, तो मैं चेयर पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रही हूँ, वहीं चेयर मेरे को ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, ठीक है। तो स्टेट ऑफ मोशन में भी होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट पे भी एक्शन रिएक्शन लॉ एप्लीकेबल है। एक्शन रिएक्शन इज ऑल्सो एप्लीकेबल बिटवीन द बॉडीज विच आर नॉट इन फिजिकल कॉन्टैक्ट। अगर कोई बॉडी फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं है तब भी एक्शन रिएक्शन फोर्स लग रहा है। जैसे कि मून और अर्थ है, आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट में तो नहीं है, स्टिल मून ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है अर्थ पे और अर्थ भी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है मून पे, इक्वल ऑपोजिट, ठीक है। दिस इज एप्लीकेबल टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, फ्रिक्शन, विस्कस ड्रैग, सारे फोर्सेस पे एक्शन रिएक्शन न्यूटन का थर्ड लॉ वैलिड होता है। एक्शन रिएक्शन नेवर कैंसल आउट ईच अदर बिकॉज दे एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये एक दूसरे को कभी भी कैंसल आउट नहीं करते, क्योंकि ये हमेशा, ये पॉइंट नोट कर लो, हमेशा दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। जैसे कि मान लो अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, जैसे कि सपोज कि मैं चल रही हूँ, मैं ग्राउंड को पीछे की तरफ धक्का मार रही हूँ
और मुझे ग्राउंड आगे की तरफ पुश कर रहा है, आगे की तरफ धक्का मार रहा है, तो अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं, इसलिए कैंसिल आउट नहीं करते। अगर एक बॉडी पे लग रहे होते, मान लो मैं हूँ यहाँ पे, इधर से मुझे कोई और खींच रहा है, इधर से मुझे कोई और खींच रहा है, सेम फोर्स लगा रहे हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑब्वियसली। आई बी स्टेशनरी, मैं नहीं मूव करूँगी, मेरी बाजू निकल जाए वो अलग बात है, बट आई बी स्टेशनरी, राइट। पर क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज पे लगते हैं, इसलिए ये कभी भी एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करते, राइट। चलो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। नाउ देयर आर सम क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, चलो करते हैं। द सैंड इज बीइंग ड्रॉप्ड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट, ठीक है, विद द रेट ऑफ m kg पर सेकेंड। कि वहाँ पे जो मेरे को ये क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है dm/dt कि m kg मास पर सेकेंड से ये रेट है जो उस पर डल रहा है, तो dm/dt मुझे क्या दे रखा है, m दे रखा है। ये यहाँ से ये पता होना चाहिए। द फोर्स नेसेसरी टू कीप द बेल्ट मूविंग विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v, वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट है। मुझे क्या पता है f क्या होता है भाई, f होता है m dv/dt प्लस v dm/dt। अब वेलोसिटी दे दी कॉन्स्टेंट, तो ये तो कट गया। अब मुझे क्या बताना है, मुझे बताना है व्हाट इज द फोर्स, फोर्स निकालना है। वेलोसिटी मुझे कितनी दे रखी है, v, ये कितना दे रखा है m, ये क्या हो गया vm, या m भी लिख दो, mv न्यूटन। ये तो भाई बहुत ही इजी सवाल है, राइट। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द फोर्स ऑन अ रॉकेट मूविंग विद वेलोसिटी दिस, कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी भाई, वापस से सेम कॉन्सेप्ट, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वापस से वेलोसिटी कांस्टेंट दे दी, तो मेरे को यही लगाना पड़ेगा, है ना। अब वेलोसिटी कितने दे रखी है, 300, व्हाट फोर्स दे रखा है, फोर्स इज 210 न्यूटन। देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल, तो मुझे क्या निकालना है, रेट ऑफ कंबशन मतलब dm/dt निकालना है, तो ऑब्वियसली ये डिवाइड में जाएगा, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं, तो मेरे को मिल जाएगा dm/dt 21/30 दैट इज इक्वल टू 7/10 दैट इज इक्वल टू 0.7 kg पर सेकेंड, राइट। इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम द गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय, जो मेरे को फोर्स दे रखा है, जो पहला स्टेप ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लो, 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t, where f is in Newton, t is in second. The force on the bullet becomes 0 as soon as it leaves the barrel. जब भी वो बैरल को लीव कर देगी तब फोर्स 0 हो जाएगा। तो पहले तो मेरे को यही देखना पड़ेगा कि वो टाइम क्या होगा, तो हम पहले वो कैलकुलेट करते हैं कि वो क्या टाइम होगा, कब कौन सा टाइम होगा जब मेरा फोर्स 0 हो जाए, है ना, जब वो लीव कर जाएगी बैरल को। तो मतलब 0 इज इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, मुझे टाइम कैलकुलेट करना है, सो लेट्स कैलकुलेट द टाइम। 600 डिवाइड बाय 2 इंटू 10⁻⁻5, तो यह आ गया 300 इंटू 10⁻⁻5, और यू कैन से 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। ये मेरा टाइम आ गया, ठीक है। अब व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स, व्हाट इज इम्पल्स, मेरे पास फोर्स है, मेरे पास टाइम है, what is impulse, impulse isn't impulse is f is impulse is equal to force into dt, यही होता है ना। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे, वेट है ना हमारे पास, तो मैं फोर्स लिखती हूँ वापस से, क्या था 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ दिस इज 5, एंड वट आई गॉट टाइम इज 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड। यह है मेरे पास, आई हैव टू कैलकुलेट, ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, 0 से इतने सेकेंड में, है ना। तो लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज, लेट्स ऐसे करते हैं, अभी लेट्स नॉट पुट द वैल्यू, इसको ना हम dt के रिस्पेक्ट में लेट्स जस्ट इंटीग्रेटेड, और टाइम इंटरवल क्या है, 0 से 3 इंटू 10⁻³ सेकेंड, है ना। ये हमारा फोर्स है, और हमें टाइम इंटरवल कितना चाहिए, इस टाइम इंटरवल के बीच में हमें क्या निकालना है, इम्पल्स निकालनी है, राइट। तो इसके पास t का कोई वेरिएबल नहीं है, ऐसे निकालते हैं, तो 600 यहाँ पे t आ जाएगा, 0 से 3 इंटू 10⁻³ माइनस
2 इंटू 10⁵ ये टी स्क्वायर आ जाएगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाय 2, और यहाँ पे लिमिट क्या लगेगी मेरी 0 से यहाँ तक, राइट। तो इसमें वैल्यू पुट करनी है, ये पहले वैल्यू आती है 3 इंटू 10⁻³ माइनस 0, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 10⁵, टी स्क्वायर करना है 3 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर माइनस 0। चलो लेट्स सॉल्व इट, ये आ जाएगा 1800 इंटू 10⁻³, यहाँ से मेरे पास बन जाएगा माइनस 10⁵, 9 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ बन गया। अब ना थोड़ा स्पेस नहीं है तो लेट्स सॉल्व इट हेयर। तो यहाँ पे क्या बन गया, अगर मैं इसको, ये आ गया 1.8 माइनस 10⁻⁻1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 आ जाएगा। तो 1.8 माइनस 0.9 क्या आएगा आंसर, 0.9 आएगा, है ना, न्यूटन सेकेंड आएगा। तो नाउ लेट्स चेक इट, क्या है हमारे पास, ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन। इफ यू आर स्टिल हैविंग डाउट यू कैन कमेंट इट डाउन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमें बता रखा है कि फोर्स है दैट इज 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप, ये मेरा क्या है फोर्स, एंड एक्सेलरेशन मुझे दे रखी है दैट इज दिस, व्हाट विल बी द मास, ये मेरा वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कैलकुलेट करना आता होगा, कैसे करते हैं वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, है ना, तो क्या आ गया 36 प्लस 8 64 प्लस 100, तो ये आ जाएगा 200, इसको मैं लिख सकती हूँ 10⁻² न्यूटन, राइट। नाउ व्हाट इज फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, फोर्स इज 10⁻10√2, mass is I have to calculate, and acceleration is 1, so what is the mass, it is this 10√2 kg, this will be the mass. Easy question. Now let's move on to the next question. In the next question what does it say, fuel burns at the rate of this, now what is given, this is given, बर्निंग का रेट बता रखा है, मतलब चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दिस फ्यूल इज इजेक्टेड फ्रॉम द रॉकेट विद द वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी मुझे कितनी दे रखी है 60 किलोमीटर पर सेकेंड। भाई पहले तो इसे एसआई यूनिट में कन्वर्ट करो, तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई बाय 1000, ये आ गई मेरी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब दिस एक्सर्ट ऑफ फोर्स ऑन द रॉकेट गिवन इक्वल टू, वेलोसिटी मेरे को कांस्टेंट दे रखी है, वही वापस से मेथड, फोर्स क्या होता है mdv/dt प्लस v/dm/dt, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो माय फोर्स विल बी v/dm/dt। नाउ व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1, दैट विल बी माय 60,000 न्यूटन विल बी माय फोर्स। तो ये रहा मेरा आंसर बी, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v is acted by 3 force shown by the vector triangle PQR, the velocity of the particle will be। अच्छा, ये तुमने ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में पढ़ा होगा कि जो इसका रिजल्टेंट होता है, तीनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज माई PQ प्लस QR प्लस RP, जो इनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा 0, मतलब फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो गया, मतलब नेट फोर्स कितना हो गया 0। अगर फोर्स 0 है, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, अगर फोर्स 0 है मतलब एक्सेलरेशन 0 है, मास तो 0 नहीं हो सकता किसी भी पार्टिकल का, तो मतलब एक्सेलरेशन 0 है, एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो मेरा आंसर क्या है, डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन, द फोर्स एंड टाइम ग्राफ दे रखा है, व्हाट डू आई हैव कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल ओवर द टाइम इंटरवल, व्हाट इज चेंज। अच्छा, मैंने तुम्हें बताया था कि एफ और टी का अगर कोई ग्राफ दे रखा हो तो एरिया ऑफ द कर्व से तुम्हें क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगी। व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स इज ओनली द चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो अब ये देखो, ये मेरा ट्राइंगल है, पहली बात तो ये ऊपर ऊपर वाले प्लस, ये भी प्लस, ये नीचे है तो ये इसका साइन आएगा नेगेटिव। अब एरिया कैलकुलेट करते हैं भाई, ट्राइंगल के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज बेस, बेस इज 2, व्हाट इज हाइट, हाइट इज 3 गिवन, 2 से 2 कैंसिल आ गया, 3 लिखते हैं। अगर मैं स्क्वायर का कैलकुलेट करूं, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड, ये स्क्वायर नहीं, दिस इज नॉट स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ कितनी है 2, एंड व्हाट इज द ब्रेड 3 लेते हैं तो आ गया 6, यहाँ पे ये नीचे है तो इसके आगे क्या आएगा नेगेटिव
साइन आएगा. Okay, now another rectangle, length into breadth. What is length? 8. What is breadth? It is 3, right? So it will be 24, right? Now what I have to do is, oh, it's not 8, sorry, it is 4. 4 3 is 12, right. Now, and also it is half into base is 2 and height is 6. See, I have done this wrong. Now see, the height is 6, right? So height is 6, let's correct it. So it will become 6. Okay, yeah, half into height. Base is 2 and height is 6. This will be positive. And what is the area of rectangle? It's length into breadth. It's 2 multiplied by 3, 6. That will be negative sign. And this is length into breadth. What is length? Length is 4. And what is breadth? Breadth is 3, right? So it will be 12. So now I have to calculate what? Change in momentum. तो हम इस सबको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. तो change in momentum क्या निकलेगा मेरा? 6 minus 6 plus 12. ये कैंसिल आ जाएगा. चेंज इन मोमेंटम मेरे पास क्या आ गया? 12 न्यूटन सेकेंड. या इम्पल्स आ गई. तो दिस विल बी माई करेक्ट आंसर. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, a ball of mass 0.15 kg is dropped from a height of 10 meter. Dropped from a height of, अच्छा बनाते रहते हैं. एक बॉल है जिसका मास है 0.15 kg. दैट इज बीइंग ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर. ड्रॉप यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई? 0 हो गई. Strikes the ground and rebounds to the same height. The magnitude of the impulse imparted to the ball is g is equal to 10 meter per second square. Nearly, अच्छा तो मुझे इम्पल्स बतानी है कि क्या होगी. इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, ठीक है. तो हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना है. चेंज इन मोमेंटम मतलब एम वी फाइनल माइनस एम वी इनिशियल, है ना. तो m कॉमन ले लेते हैं. v फाइनल माइनस v इनिशियल. अच्छा, अब ये क्वेश्चन है मेरे पास जिसमें बॉडी नीचे भी जा रही है ऑब्जेक्ट और रीबाउंड भी कर रहा है. तो हम हमेशा अगर ऊपर वाले मोशन को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, नीचे वाले को नेगेटिव कंसिडर करेंगे. यही रूल है ना. तो लेट्स कैलकुलेट द, इसके लिए हमें क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए, है ना. तो जब ये नीचे गिरी, जब मेरा डाउनवर्ड मोशन था, तो हम ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे 2gs, है ना. तो v स्क्वायर मुझे निकालना है. इनिशियल तो 0 ही होगी. दैट इज इक्वल टू 2gs. तो मेरी v क्या आ गई? 2gs. पर क्योंकि ये नीचे वाला मोशन है तो मैं इसमें क्या लगाऊंगी? नेगेटिव. ये मैं क्या निकाल रही हूँ? इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई मेरी. अच्छा, जब ये वापस ऊपर चली गई तो वापस ऊपर जाके कितने वेलोसिटी हुई वो कैलकुलेट करते हैं. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs. अब मुझे ये पता है कि जब वो ऊपर गई होगी तो उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 ही होगी. तो मेरा u कितना आ जाएगा? अंडर रूट 2gs नेगेटिव. पर क्योंकि ये अपवर्ड मोशन है तो हम हमेशा जब भी ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं हम डायरेक्शन कंसिडर करते हैं. जनरली ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन को नेगेटिव. ऐसे ही इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरी जो ये फाइनल आ जाएगा दैट विल बी अंडर रूट 2gs. ये आ गया, ठीक है. नाउ व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम हमारा आता है m. व्हाट इज v फाइनल? v फाइनल इज अंडर रूट 2gs. and what is my initial velocity is minus and minus will get added, so it will be under root 2gs. तो मैं लिख सकती हूँ इसको m 2 under root 2gs. now this I have to calculate. okay, let's move on to the next slide. what I got is v is equal to, not v, it's change in momentum. Change in momentum is equal to m 2 under root 2gs. What is the value of m? This 2. What is 2 into g was 10 and it was also 10. तो ये आ जाएगा 0.15 into 2 into 200. तो I'll take out 10 common. Under root 2 is 1.414. Multiply by 2 multiply by 0.15. That approximately I'll get 4.24 kg second. Right? तो not kg second, it will be Newton second, or I can say kg meter per second, right? एक ही बात होती है. 4.24. Here it will be Newton second, जैसे कि वैल्यू होती है Newton second, or I can also write kg meter per second. So the correct answer will be
4.2 kg meter per second will be the correct answer. Right? Now let's move forward. Physical independence of force is a consequence of physical independence of force. जैसे कि हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है? न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें बताता है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक ऑब्जेक्ट विल बी इन द रेस्ट और इन द यूनिफॉर्म मोशन. तो फिजिकल इंडिपेंडेंस ऑफ फोर्स किसका कॉन्सिक्वेंस है? कैसे फोर्स इंडिपेंडेंट है? तो वो किसका है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का. राइट. नाउ इफ यू स्टिल हैविंग एनी डाउट यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है देयर इज़ अ लिंक इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स फ्रॉम वेयर यू कैन विजिट us. You can call us from our WhatsApp number. We also give one-on-one coaching जहाँ पे एक टीचर होता है और एक ही स्टूडेंट होता है. if you're still having some doubts तो we can clear it up. Okay, now the next video will be dropping out soon. Thank you.